गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट अपन ने पढ़ा था लैंगिक अधिशोषण समतापी में अधिशोषण की मात्रा के लिए एक फॉर्मूला आया था। अधिशोषण की मात्रा x बाय m इज इक्वल टू बीटा पी अपॉन 1 प्लस अल्फा पी। ये आया था अपने पास एक फॉर्मूला, बीटा पी अपॉन 1 प्लस अल्फा पी। ठीक है, ये आया था अपने पास लैंगिक अधिशोषण समतापी में अधिशोषण की मात्रा के लिए, अधिशोषण की मात्रा x बाई m के लिए आया था फॉर्मूला बीटा p अपॉन 1 प्लस अल्फा p। ठीक है, ये आया था। अब अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं कि लैंगिक अधिशोषण समतापी का प्रायोगिक सत्यापन। लैंगिक अधिशोषण समतापी का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है अपन का कि लैंगिक अधिशोषण समतापी का प्रायोगिक सत्यापन। तो अधिशोषण की मात्रा ये आई थी अपने पास और इसको अपन ने समीकरण लगाया था, समीकरण नंबर 6। ठीक है, इसको लगाया था अपन ने समीकरण नंबर 6। तो x बाई एम इज इक्वल टू बीटा पी अपॉन 1 प्लस अल्फा पी। अब अपन क्या करेंगे, इस समीकरण 6 का, इस समीकरण 6 का क्या करेंगे अपन, इस समीकरण 6 में p का भाग देंगे। समीकरण 6 में क्या करेंगे, p का भाग देंगे। तो समीकरण 6 में p का भाग देने पर, एक मिनट, ये जो समीकरण आया, हेडिंग क्या है अपनी, लैंगिक अधिशोषण समतापी का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, उसमें अपन ने समीकरण 6 में किसका भाग दिया है, p का भाग दिया है। समीकरण 6 में p का भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 6 में क्या किया अपने p का भाग दे दिया। तो x बाई एम अपॉन पी, x बाई एम अपॉन पी इज इक्वल टू बीटा पी अपॉन पी 1 प्लस अल्फा पी। ठीक है, ये p से क्या कट गया, p कट गया। तो x बाई एम अपॉन पी इज इक्वल टू क्या आया अपन के पास, बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा पी। ठीक है, ये आया x बाई एम अपॉन पी इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा पी। अब क्या करेंगे अपन, इस समीकरण का क्या लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। इस समीकरण का क्या किया, व्युत्क्रम लेने पर, इस समीकरण का अपन ने व्युत्क्रम ले लिया। इस समीकरण का व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है, तो व्युत्क्रम लेने पर, तो अपन ने क्या किया, इसका व्युत्क्रम ले लिया। तो व्युत्क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, p ऊपर आ जाएगा और x बाई एम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो p अपॉन x बाई एम इज इक्वल टू क्या आया, 1 प्लस अल्फा p क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस अल्फा p है तो 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा p अपॉन बी, अल्फा p अपॉन बीटा। ठीक है, अल्फा p अपॉन बीटा। यहां अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, p अपॉन एक्स बाई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू p। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 इसको लगा लिया, समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण है वो y बराबर c प्लस mx प्रकृति का क्या है, सरल रेखा का समीकरण है। यह y बराबर c प्लस mx प्रकृति का क्या है, सरल रेखा का, c प्लस mx प्रकृति का क्या है, सरल रेखा का समीकरण है, जिसका अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफीय निरूपण करेंगे ना। जब इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, जिसका ग्राफीय विधि द्वारा प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे।
ये मैं समीकरण यहाँ साइड में लिख देती हूँ, P अपॉन x बाई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू पी। ठीक है, ये अपन ने बना दिया एक ग्राफ, ये अपन ने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसका y, ये क्या है, y बराबर c प्लस एम एक्स प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे, जहां ये है p x बाई एम, ठीक है, यहाँ क्या है p अपॉन x बाई एम, और यहाँ क्या होगा p अपॉन x बाई एम। ठीक है, यहाँ ले लिया अपन ने p। ठीक है, ग्राफ क्या आती है, एक सीधी रेखा आती है, ग्राफ एक सीधी रेखा आती है। ठीक है, ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये है इसका ग्राफ। अब इस ग्राफ का ढाल क्या होगा, अपन ने ग्राफ किसके बीच में बनाया है, p अपॉन एक्स बाई एम और p के बीच में बनाया है ना। अपन ने ग्राफ p अपॉन एक्स बाई एम और p के बीच में बनाया है। ठीक है, तो अब ढाल क्या होगा, इस p के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो तो होगी ढाल, इस p के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो तो होगी ढाल। ठीक है, और इसके साथ प्लस माइनस में जो भी वैल्यू जुड़ी होती है वो क्या होता है, अंतःखंड होता है। वो क्या होगा, अंतःखंड। ये तो है अंतःखंड और ये क्या है, ढाल है। ठीक है, तो p के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो तो होती है ढाल, और उसके इसके साथ में p के साथ में जो भी प्लस माइनस में जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंतःखंड होती है। ठीक है, तो इस ग्राफ का ढाल क्या होगा, ढाल बराबर अल्फा अपॉन बीटा। ढाल बराबर क्या आया, अल्फा अपॉन बीटा। और अंतःखंड कितना आया अपने पास, अंतःखंड C, इंटरसेप्ट C इज इक्वल टू कितना आया अपने पास, 1 अपॉन बीटा। कितना आया, 1 अपॉन बीटा। ठीक है, अब ढाल क्या है, अल्फा अपॉन बीटा है। ठीक है, और अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है K1, अल्फा बराबर होता है, या बीटा का मान रख देते हैं यहाँ पे, अल्फा इंटू K3। यहाँ पे क्या करते थे, बीटा का मान रख देते हैं, क्या करते हैं, बीटा का मान रख दिया, तो अल्फा अपॉन अल्फा इंटू K3। ठीक है, क्या रखा अपन ने, बीटा का मान रख दिया अल्फा अपॉन अल्फा इंटू K3। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा में बीटा का मान रख दिया अल्फा इंटू K3। अब ये अल्फा से अल्फा कट गया, तो पीछे कितना बचा, 1 अपॉन K3। तो ढाल कितना आया अपने पास, 1 अपॉन K3 के बराबर आया। ढाल कितना आया अपने पास, 1 अपॉन K3। ठीक है, नेक्स्ट ये बीटा, 1 अपॉन बीटा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो बीटा क्या होता है, बीटा होता है, बीटा क्या होता है, बीटा बराबर होता है K3 अल्फा। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, K3 अल्फा होता है ना। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, K3 अल्फा होता है, अपन ने लास्ट लैंग्वेज अधिष्ठान समतापी में पढ़ा था, है ना। तो अल्फा का मान रख देंगे। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है K1 अपॉन K2। अल्फा इज इक्वल टू क्या था, K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2। अब ये जो अल्फा की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आया, K3 इंटू K1 अपॉन K2। ठीक है, ये आ गई बीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन बीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू K2 अपॉन K2 अपॉन K1 K3। ठीक है, 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या आया, K2 अपॉन K1 K3। ठीक है, यहां तक आया अपने पास। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। ठीक है, उपयुक्त वक्र में प्राप्त सीधी रेखा जो है वो लैंगिक अधिशोषण समतापी की व्याख्या करती है, स्पष्ट व्याख्या करती है। उपयुक्त वक्र में प्राप्त जो ये सीधी रेखा है वो लैंगिक अधिशोषण समतापी की स्पष्ट व्याख्या करती है। अब यहाँ
नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है, ये तो था कि लैंगिक अधिशोषण समतापी का क्या था, प्रायोगिक सत्यापन था। लैंगिक अधिशोषण समतापी का प्रायोगिक सत्यापन था, जिसमें लैंगिक अधिशोषण समतापी में अधिशोषण की मात्रा x/m बीटा p अपॉन 1 प्लस अल्फा p में क्या किया था, उस समीकरण में p का भाग दिया था। फिर p का भाग देने के बाद उस समीकरण को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, उसका व्युत्क्रम ले लिया। ठीक है, फिर जो व्युत्क्रम लेने पर आता है, फिर उसमें p और p अपॉन x/m में क्या किया अपन ने, उसका ग्राफीय निरूपण किया, जिसका क्या आता है, ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। वो सीधी रेखा जो है वो लैंगिक अधिशोषण समतापी की क्या करता है, स्पष्ट व्याख्या करता है और उसका प्रायोगिक सत्यापन भी करता है। ठीक है, और उसमें से अपन ने ढाल निकाला। ठीक है, ढाल क्या था, अल्फा अपॉन बीटा था। ढाल क्या था, अल्फा अपॉन बीटा था, जिसमें अपन ने बीटा की वैल्यू रख दी अल्फा k3, तो ढाल क्या आया अपने पास, 1 अपॉन k3 आया। ठीक है, फिर इंटरसेप्ट c बराबर क्या था, 1 अपॉन बीटा था। ठीक है ना, 1 अपॉन क्या था, बीटा था। तो 1 अपॉन बीटा में बीटा की वैल्यू क्या थी, k3 अल्फा थी। फिर अल्फा की वैल्यू रख दी अपन ने वहां पे k1 अपॉन k2। ठीक है ना, बीटा इज इक्वल टू क्या है, k3 k1 अपॉन k2। अब यहाँ पे क्या है, c क्या है, 1 अपॉन बीटा है, c था 1 अपॉन बीटा, और अपन के पास वैल्यू क्या थी बीटा की, k3 k1 अपॉन k2। तो 1 अपॉन बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो k2 अपॉन k1 k3। ठीक है, ये वैल्यू आई थी अपने पास। तो ये जो y बराबर c प्लस एम एक्स प्रकृति का सीधी रेखा का जो समीकरण था, उसका फिर अपन ने ग्राफीय निरूपण किया। ठीक है, और उससे क्या अपन को सीधी रेखा प्राप्त हुई, और ये जो सीधी रेखा है वो लैंगिक अधिशोषण समतापी की क्या करती है, स्पष्ट व्याख्या करती है, और उसका स्पष्ट प्रायोगिक सत्यापन भी करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है लैंगिक अधिशोषण समतापी की सफलताएं। लैंगिक अधिशोषण समतापी की सफलताएं क्या क्या है, लैंगिक अधिशोषण समतापी की सफलताएं। लैंगिक अधिशोषण समतापी की सफलताएं। ठीक है, सफलताओं के बारे में पढ़ते हैं अपन। इसकी सफलताएं क्या थी, लैंगिक अधिशोषण समतापी की सफलताएं क्या क्या थी। तो पहली सफलता थी कि यह अधिशोषण समतापी जो है वो एकल परतीय रासायनिक अधिशोषण की स्पष्ट व्याख्या करता है। एकल परतीय अधिशोषण की तो ये व्याख्या करता ही है। ठीक है ना, तो यह अधिशोषण समतापी एकल परतीय रासायनिक अधिशोषण की पूर्ण व्याख्या करता है। पहली सफलता क्या है, यह अधिशोषण एकल परतीय रासायनिक अधिशोषण की पूर्ण व्याख्या करता है। रासायनिक अधिशोषण की रासायनिक अधिशोषण की पूर्ण व्याख्या करता। ठीक है, तो लैंगिक अधिशोषण समतापी की सफलताओं में पहली सफलता क्या है इसकी, कि यह अधिशोषण समतापी एकल परतीय रासायनिक अधिशोषण की क्या करता है, पूर्ण व्याख्या करता है। ठीक है, फिर ये ग्राफ था। ठीक है, ये ग्राफ प्राप्त हुआ था अपन को, जिसमें ये ग्राफ प्राप्त हुआ था सीधी रेखा। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है, P और अधिशोषण की मात्रा x/m थी, P अपॉन x/m। ठीक है, तो दाब की लंबी परास्त पर ग्राफ में क्या होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। दाब की लंबी परास्त वक्र में सीधी रेखा प्राप्त होती है। दाब की
लंबी परास्तक वक्र, दाब की लंबी परास्तक वक्र में सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अतः ये क्या है, उच्च दाब पर भी अधिशोषण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो दूसरा इसका क्या है, दाब की लंबी परास्तक, दाब की लंबी परास्तक वक्र में सीधी रेखा प्राप्त होती है, वक्र में सीधी रेखा प्राप्त होती है, वक्र में सीधी रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है। अतः यह उच्च दाब पर अधिशोषण की व्याख्या करता है। ठीक है, अतः यह उच्च दाब पर अधिशोषण की क्या करता है, व्याख्या करता है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अतः यह उच्च दाब पर अधिशोषण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अतः यह उच्च दाब पर भी अधिशोषण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, स्पष्ट रूप से दर्शाता। ठीक है, तो दाब की लंबी परास्तक वक्र में क्या सीधी रेखा प्राप्त होती है, अतः यह उच्च दाब पर भी अधिशोषण को क्या करता है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी दो सफलताएं है, लैंगमुर अधिशोषण समतापी की सफलताएं। फिर इसके बाद होता है लैंगमुर अधिशोषण समतापी की कमियां क्या क्या थी, लैंगमुर अधिशोषण समतापी की कमियां। कमियां तो पहली तो यही है कि यह एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है, लेकिन बहुपरतीय अधिशोषण की व्याख्या नहीं करती है। तो पहली तो कमी इसकी यही हो गई। ठीक है, फिर ये एकल परतीय रासायनिक अधिशोषण की व्याख्या करता है, यानी कि भौतिक अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है। तो दूसरी कमी इसकी ये हो गई। और तीसरी इसकी कमी ये थी कि ताप में परिवर्तन के साथ अधिशोषण की मात्रा में परिवर्तन को ये स्पष्ट नहीं करता है। ताप में परिवर्तन के साथ या ताप के साथ अधिशोषण की दर में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। ताप में या ताप के साथ अधिशोषण की दर में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। और ठोस की सतह पर गैसीय अधिशोषण के 5 वक्रों की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ठोस की सतह पर गैसीय अधिशोषण के 5 वक्रों की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। वो 5 वक्र कौन कौन से हैं, तो वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी कमी यह है कि लैंगमुर अधिशोषण समतापी की कमियों में पहली कमी यह है कि यह अधिशोषण समतापी केवल एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है, बहुपरतीय अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है। केवल एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है, बहुपरतीय अधिशोषण की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं करता है। बहुपरतीय अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो केवल एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है, बहुपरतीय अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, फिर इसका दूसरा है कि ताप के साथ अधिशोषण की दर में परिवर्तन की व्याख्या भी नहीं करता है। ताप के साथ
अधिशोषण की दर में परिवर्तन की व्याख्या भी नहीं करता है। तो दूसरी इसकी कमी क्या थी कि ये ताप के साथ अधिशोषण की दर में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, फिर तीसरी इसकी कमी ये थी कि ये भौतिक अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है। भौतिक अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है। भौतिक अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है। भौतिक अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है, केवल एकल परतीय रासायनिक अधिशोषण की व्याख्या करता है। भौतिक अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, फिर चौथी कमी इसकी ये थी कि ठोस की सतह पर गैसीय अधिशोषण के 5 वक्रों की व्याख्या नहीं करता है। ये जो ठोस की सतह पर गैसीय अधिशोषण के 5 वक्रों की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका चौथा कमी क्या था? चौथी कमी क्या थी इसकी? ठोस की सतह पर गैसीय अधिशोषण के 5 वक्रों की व्याख्या नहीं करता है। ठोस की सतह पर गैसीय अधिशोषण के ठोस की सतह पर गैसीय अधिशोषण के 5 वक्रों की व्याख्या नहीं करता है। 5 वक्रों की व्याख्या नहीं करता है। अब ये 5 वक्र कौन कौन से थे? 5 वक्र कौन कौन से थे? वो उन 5 वक्रों की व्याख्या लैंगमुइर अधिशोषण समतापी स्पष्ट रूप से नहीं करता है। ठीक है, तो ये 5 वक्र कौन कौन से थे? एक तो थी अधिशोषण की मात्रा, इधर अधिशोषण की मात्रा, और इधर क्या था? दाब। इधर x/m और इधर p। ठीक है, x/m, इधर p। ठीक है, तो पहला तो इसका वक्र था ये वाला, इसकी ये स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता है। इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता है। दूसरा था ये वाला, इसकी भी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसकी भी व्याख्या नहीं करता है। ठीक, तीसरा इसका वक्र था ये वाला, और चौथा था ये वाला। ठीक है, चौथा ये वाला था, और पांचवा कौन सा था? पांचवा मैं ऊपर बनाती हूँ, x/m और p के मध्य। ठीक है, पांचवा था ये वाला, ये वाला। ठीक है, पांचवा कौन सा था? ये वाला। तो इन 5 वक्रों की व्याख्या जो है वो लैंगमुइर अधिशोषण समतापी की सहायता से नहीं की जाती है। इन 5 वक्रों की व्याख्या जो है वो लैंगमुइर अधिशोषण समतापी से क्या नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये थी लैंगमुइर अधिशोषण समतापी की कमियां। ठीक है, ये सब क्या थे? x/m अधिशोषण की मात्रा और p में सभी x/m और p में, p के बीच में ग्राफ है। ठीक है, अधिशोषण की मात्रा, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब और प्रेशर p के बीच में। ठीक है, अब ये तो हो गए अधिशोषण समतापी की कमियां। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है लैंगमुइर अधिशोषण समतापी द्वारा फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की व्याख्या। लैंगमुइर अधिशोषण समतापी द्वारा
फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की व्याख्या कैसे करेंगे? लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी द्वारा फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की व्याख्या। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की व्याख्या। लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी द्वारा फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की व्याख्या कैसे करेंगे? तो लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी से लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी से लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी से लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी क्या आया था फॉर्मूला? x बाई एम बीटा पी अपॉन 1 प्लस अल्फा पी। x बाई एम इक्वल टू बीटा पी अपॉन 1 प्लस अल्फा पी, ये आया था। ठीक है, अब इस लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी के इस फॉर्मूले की सहायता से अपन फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। तो इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब पहला पॉइंट लगाते हैं कि यदि अति न्यून दाब पर क्या होगा? अति न्यून दाब पर पहली कंडीशन क्या है? अति न्यून दाब पर, अति न्यून दाब पर, अति न्यून दाब पर क्या होगा? ये जो अल्फा पी है, ये जो अल्फा पी है वो 1 से बहुत बहुत छोटा होगा। 1 से क्या होगा? बहुत बहुत छोटा होगा। पहली कंडीशन क्या है? अति न्यून दाब पर अल्फा पी जो है वो 1 से क्या होगा? बहुत ही छोटा, बहुत बहुत ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा पी क्या होगा? लगभग 1 के बराबर। अल्फा पी क्या है? बहुत ही छोटा है, तो इसको 1 में ऐड कर लेंगे तो वो लगभग 1 के ही बराबर होगा। ठीक है ना, तो 1 प्लस अल्फा पी किसके बराबर होगा? 1 प्लस अल्फा पी बराबर होगा, लगभग बराबर होगा 1 के। ठीक है, अल्फा पी क्या है? बहुत ही ज्यादा छोटा है 1 से। अल्फा पी बहुत बहुत ज्यादा छोटा है 1 से, या बहुत कम है 1 से। तो 1 प्लस अल्फा जो है, 1 प्लस अल्फा पी का मान क्या है? बहुत ही कम है, तो इसको 1 में ऐड कर लिया तो ये लगभग 1 के बराबर ही रहेगा। तो 1 प्लस अल्फा को अपन लगभग 1 मान लेते हैं, लगभग 1 के बराबर है। ठीक है, 1 प्लस अल्फा जो है वो लगभग 1 के बराबर है। ठीक है, फिर लगभग 1 के बराबर है 1 प्लस अल्फा। फिर तो अपन क्या करेंगे? इसकी वैल्यू, अतः इसकी वैल्यू वहां रख देंगे। x बाई एम जो है वो क्या आया? बीटा पी। ठीक है, बीटा पी, और ये 1 प्लस अल्फा क्या है? 1 है, लगभग 1 के बराबर है। तो x बाई एम क्या आया अपने पास? बीटा पी की पावर 1। ठीक है, क्या आया? x बाई एम इज इक्वल टू बीटा पी की पावर 1 आया अपने पास। ठीक है, तो इसका मतलब इसको लगा लिया अपन ने समीकरण नंबर 2। इसको क्या लगा लिया? समीकरण नंबर 2। और फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी में क्या था? x बाई एम जो थी वो के पी की पावर 1 के बराबर थी। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, इससे क्या हुई? इस समीकरण की व्याख्या हो गई। ठीक है, इससे फ्रेंड, ये तो था लैंगिक अधिशोषण समतापी से आया, और ये क्या था? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी में। तो ठीक है, इससे इसकी व्याख्या हो गई। ठीक है, तो x बाई एम बराबर क्या होता है? के पी की पावर 1, और यहाँ पे क्या आया अपने पास? x बाई एम इज इक्वल टू बीटा पी की पावर 1। दूसरी कंडीशन रखते हैं अति उच्च दाब पर, अति उच्च दाब पर। दूसरी कंडीशन क्या है? अति उच्च दाब पर। अति उच्च दाब पर क्या होगा? अल्फा पी 1 से बहुत,
अल्फा पी जो है वो 1 से बहुत बहुत ज्यादा होगा। अति उच्च दाब पर क्या होगा, अल्फा पी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होगा 1 से। ठीक है, अल्फा पी जो है वो 1 से बहुत बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा पी को, अतः अपन 1 प्लस अल्फा पी को अल्फा पी के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, अल्फा पी जो है वो 1 से क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, और एक क्या है, बहुत कम हुआ अल्फा पी से, है ना। तो 1 अल्फा पी में अपन ने 1 जोड़ दिया, ये तो बहुत कम है, 1 तो बहुत कम है, अल्फा पी बहुत ज्यादा है 1 से। तो 1 प्लस अल्फा पी अपन किसको मान सकते हैं, किसके बराबर मान सकते हैं, अल्फा पी के बराबर मान सकते हैं। तो 1 प्लस अल्फा पी जो है वो अल्फा पी के बराबर मान सकते हैं। तो अपन ने मान रख दिया, अतः x बाई एम इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, बीटा पी अपॉन क्या है, अपॉन अल्फा पी। 1 प्लस अल्फा का मान क्या रख दिया, अल्फा, तो बीटा पी अपॉन अल्फा पी। तो ये पी से पी क्या है, कट गया, बीटा पी अपॉन अल्फा पी, पी से पी क्या हो गया, कट गया। तो क्या आया आपके पास, बीटा अपॉन अल्फा पी की घात 0, ऐसे लिख सकते हैं, पी की घात 0। ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये क्या था, बीटा पी, और इधर था x बाई एम इज इक्वल टू बीटा पी अपॉन अल्फा पी। तो p से p कट गया, पीछे क्या बचा, तो अल्फा पी, और p की घात क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, p की घात 0, यानी कि अधिशोषण की मात्रा जो है वो दाब से क्या है, स्वतंत्र है। अति उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब से स्वतंत्र है। ठीक है, और फ्रेंडली अधिशोषण समतापी में क्या आया था, x बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 0 थी, है ना। x बाई एम इज इक्वल टू क्या था, के पी की पावर 0 थी अपने पास, x बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 0, और ये क्या है, x बाई एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा पी की पावर 0। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा ये है कि माध्य दाब की स्थिति में क्या होगा। माध्य दाब की स्थिति में अधिशोषण की जो मात्रा है वो p की घातांक 1 से 0 के मध्य दाब के समानुपाती होती है। माध्य दाब पर अधिशोषण की मात्रा x बाई एम जो है वो p की घातांक। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि माध्य दाब की स्थिति में अधिशोषण की मात्रा x बाई एम p की घातांक 1 से 0 के मध्य दाब के समानुपाती दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो p की घातांक कितनी है, 1 से 0 के मध्य। ठीक है, 1 से 0 के मध्य, और चूंकि घातांक 1 बाय n में n बराबर कितना था, 1 से क्या था, अनंत था। चूंकि घातांक 1 बाय n में n बराबर कितना था, 1 माइनस n, अतः x बाय m बराबर क्या आया, x बाय एम इज इक्वल टू बीटा p की पावर 1 बाय n, बीटा p की पावर 1 बाय n। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 4, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 4। और फ्रेंडली अधिशोषण समतापी का क्या था, x बाय एम इज इक्वल टू के p की पावर 1 बाय n। ठीक है, तो ये आया। तो जो समीकरण 2 था, 2, 4 और 2, 3 और 4 जो है वो फ्रेंडली अधिशोषण समतापी को दर्शाते हैं। समीकरण 2 क्या था, समीकरण x बाय एम इज इक्वल टू बीटा p की पावर क्या थी, 1 थी। ठीक है,
ये था समीकरण नंबर 2। समीकरण 3 था x बाई एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा p की घात 0। ये था समीकरण नंबर 3। और समीकरण 4, तो समीकरण 2, 3 और 4 जो है वो फ्रेंडलिक अधिशोषण समता p की क्या करते हैं, स्पष्ट व्याख्या करते हैं, फ्रेंडलिक अधिशोषण समता p को दर्शाते हैं। अतः लैंगम्यूर अधिशोषण समता p द्वारा फ्रेंडलिक अधिशोषण समता p की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया लैंगम्यूर अधिशोषण समता p द्वारा फ्रेंडलिक अधिशोषण समता p की व्याख्या। इसी के साथ क्या होती है, अपनी यूनिट खत्म होती है, अपनी क्वांटम और प्लस अधिशोषण, क्वांटम प्लस अधिशोषण की पूरी एक यूनिट जो है वो खत्म होती है। ठीक है,